नमस्कार, मैं हूं क्रांति बोरा और आप सुन रहे हैं किताबें बहुत सी। प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है मिस पद्मा। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चित कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मृदु भाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वह अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1000 से भी ऊपर बढ़ जाती। अब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता नहीं रही। मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उनके विषय की किसी तरह की तैयारी की अब उसे जरूरत न मालूम होती। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिल सकती है, इससे कुछ लटके भी उसे मालूम हो गए थे। इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इसे वह किस्से कहानियां पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने जुलने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की जरूरत को वह खूब समझती थी। उसने फूल पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज और पौधे मंगवाती और उन्हें उगते बढ़ते फूलते फलते देखकर खुश होती, मगर फिर भी जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता था। यह बात न थी कि उसे पुरुषों से विरक्ति हो, नहीं, उसके प्रेमियों की कमी न थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता, मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते। पद्मा को विलास से घृणा नहीं थी, पराधीनता से, विवाह के जीवन को व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है तो फिर क्यों ना उड़ाया जाए। भोग में उसे कोई नैतिक बाधा न थी। इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज चाहती थी। उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई रईस, मगर ये सबके सब अय्याश थे, बेफिक्र, केवल भौरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी न था जिस पर वह विश्वास कर सकती। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता और कुछ भी चाहता है। वह चीज क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और यह उसे न मिलती थी। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद था, बड़ा ही रूपवान और धुरंधर विद्वान। एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वह भी मुक्त भोग के आदर्श का उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी। चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले। लेकिन प्रसाद चंगुल में न आता था। संध्या हो गई थी। पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गए। सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज्यादा आनंद था और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद आज उसने कह डालने का ही निश्चय कर लिया था। उसने प्रसाद की नशीली आंखों में आंखें मिलाकर कहा, तुम यही मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं ठहरते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, नतीजा यह होगा कि यह 2-4 महीने में ये मुलाकात भी बंद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारा क्या आशय है? आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्यों? मैं अपनी स्वतंत्रता ना खोना चाहूंगा, तुम अपनी स्वतंत्रता ना खोना चाहोगी।
तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी। मन मुटाव होगा, फिर वैमनस्य होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तुम्हारा ही है, मुझे बुरा लगेगा ही। फिर यह मैत्री कैसे निभेगी? दोनों कई मिनट तक मौन रहे। प्रसाद ने परिस्थिति को इतने स्पष्ट, बेलाग लठमार शब्दों में खोलकर रख दिया था कि कुछ कहने की जगह न मिलती थी। आखिर प्रसाद ही को नुक्ता सूझा। बोला, जब तक हम दोनों यह प्रतिज्ञा न कर लें कि मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तुम प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बताओ। मैं करूंगी। तो मैं भी करूंगा, मगर इस बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूंगी। और मैं भी इस बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूंगा। मंजूर? मंजूर। तो कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूं कल से ही। तय है। लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो? और तुमने किया तो मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना, और क्या करोगे? जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति न मिलेगी। तब मैं चाहूंगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम बड़े निर्दयी हो प्रसाद। हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर ना मैं उसकी अवज्ञा सह सकूंगा, न तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देता। मैं तो केवल अपने पशुबल से प्रतिज्ञा का पालन करवाऊंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? तुम तो चित्र का श्याम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो यह मकान, नौकर, चाकर और जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। हम तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं है। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने को तैयार हूं। दिल से कहती हो पद्मा, सच्चे दिल से। मगर न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूं। यह समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में ना रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूंगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन से स्थिर कर लिया था, वह सत्य बन गया है। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता है, मगर अब वह अपनी आमदनी का दुगना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता है। अब उसके लिए अलग अपनी कार है, अलग अपने नौकर हैं, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाता है, और पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फजूल खर्चियां बर्दाश्त करती है। नहीं, बर्दाश्त करने का प्रश्न नहीं है। वह खुद उसे अच्छे अच्छे सूट पहनाकर अच्छे से अच्छे ठाट में रखकर प्रसन्न होती है। जैसी घड़ी इस वक्त प्रोफेसर प्रसाद के पास है, शहर के बड़े से बड़े रईस के पास ना होगी। और पद्मा जितना ही उससे दबती है, प्रसाद उसे उतना ही दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है, पर वह किसी अज्ञात कारण से अपने को उसके वश में पाती है। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता है। उस पर आवाजें कसी जाती हैं, फप्तियां चुस्त की जाती हैं। जो उसके पुरानी प्रेमी थे, वे उसे जलाने और कुड़ाने का प्रयास भी करते हैं, पर वह प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया है, और उसे इसका ज्ञान है। पद्मा को उसने बारीक आंखों से पढ़ा है और उसका आसन अच्छी तरह पा गया है। मगर ऐसी राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी दुरुपयोग की ओर ही जाता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने में क्यों चूकता? उसने कील की पतली नोक चुभा ली थी और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठूंकता जाता था, यहाँ तक कि उसने रात को देर से घर आना शुरू किया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता,
उससे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने चली जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए थे। पद्मा को गर्भ था। वह स्थूल भी हो चली थी। उसके रूप में पहले किसी नवीनता और मादकता न रह गई थी। वह घर की मुर्गी थी, साग बराबर। एक दिन इसी तरह पद्मा लौटकर आई तो प्रसाद गायब थे। वह झुंझला उठी। इधर कई दिनों से वह प्रसाद का बदला हुआ रंग देख रही थी। आज उसने कुछ स्पष्ट बातें कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए, 11 बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी थी। भोजन ठंडा हो गया। नौकर चाकर सो गए। बार बार उठती, फाटक पर जाकर नजर दौड़ाती। 12-1 बजे के करीब प्रसाद घर आए। पद्मा ने साहस को बहुत बटोरा था, पर प्रसाद के सामने जाते ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज आप इतनी देर तक कहाँ थे? कुछ खबर है? कितनी रात हो गई? प्रसाद को इस वक्त वह असुंदरता की मूर्ति सी लगी। वह एक विद्यालय की छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। तुमसे जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। मुझे जहन्नुम में भेजो। तो तुम भी मुझे जहन्नुम में जाने दो। मैं इधर कई दिन से तुम्हारा मिजाज बदला हुआ देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बढ़ गई होगी। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, यह मैं साफ देख रही हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ अपने को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज जाने को तैयार हूँ। तुम जाने की क्या धमकी देते हो? यहाँ तुमने आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। मैंने त्याग नहीं किया है, तुम यह कहने का साहस कर रही हो। मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया, मगर मैं इसी वक्त तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ, इसी वक्त। पद्मा का साहस जैसे बुझ गया था। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। तो तुम इतना बिगड़ उठे? मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी। कहाँ थे? क्या तुम मुझे इतना भी अधिकार देना नहीं चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती, और तुम मुझे बात बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं, और आज जो मेरी यह दशा हो गई है तो तुम मुझसे आंखें फेर लेते हो। उसका कंठ रुंध गया और वह मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पाई। पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर एक चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। क्या करे क्या ना करे। गर्भ पूरा हो गया था। वह कोट न जाती थी। दिन भर अकेली बैठी रहती। प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते, तो 11-12 बजे के पहले न लौटते। वह कहाँ जाते हैं यह भी उससे छिपा न था। प्रसाद को जैसे उसकी सूरत से नफरत थी। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, शशंक, उदास। फिर भी वह प्रसाद को श्रृंगार और आभूषणों से बांधने की चेष्टा से बाज न आती। मगर वह जितना ही प्रयास करती उतना ही प्रसाद का मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रृंगार उसे और भी भद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी। प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का ना रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने न पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौरगृह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली नंगी तलवार बनी हुई थी। माता बनकर वह अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। अपने चपरासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया। बैंक के बाबू ने कहा, रुपये सब प्रसाद बाबू निकाल कर ले गए हैं। पद्मा को गोली लग गई। 20,000 रुपये प्राणों की तरह संचित करके रखे थे इसी शिशु के लिए।
हाय। सौर से निकलने पर मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका के साथ इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाई हुई घर में आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचल डाला। उसका जितना सामान था उसे जमा करके दिया सलाई लगा दी और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत गया था। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोक में निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता और कभी घृणा। उसने देखा सड़क पर एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बैठाए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गईं। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी मिस पद्मा। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी कहानी लिखते हैं तो मुझे kranti.b@yahoo.com में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कहानी अपनी आवाज के माध्यम से अपने चैनल पर अपने श्रोताओं को सुनाऊं। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।